हेलो दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। ये एक क्विक रिवीजन होगा। अगर आपका एग्ज़ाम है और आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने का, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिगर ऑफ स्पीच से। एक कॉन्सेप्ट होता है रिटोरिकल डिवाइसेस इंग्लिश में। तो उस रिटोरिकल डिवाइसेस का एक पार्ट होता है फिगर ऑफ स्पीच। तो रिटोरिकल डिवाइसेस एक पूरा कॉन्सेप्ट है, उस पूरे कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा पार्ट होता है फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। तो कुछ बेसिक टाइप्स के हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। अगर आप इतनी पढ़ लेते हैं और इनको दिमाग में अगर आप रख लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट होगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाना, क्योंकि बेसिकली जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर बेसिकली एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। तो आप एलिमिनेट करके आप पता लगा सकते हो कि कौन सा होगा। तो ये सिर्फ एक तरीके की रिवीजन है। अगर आपको डीप में पढ़ना है तो आप इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि मैं आपको 15 से 20 मिनट के अंदर पूरी फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा दूंगा। इससे आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे, आपका गलत नहीं होगा, आप उसे सॉल्व कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं फिगर ऑफ स्पीच। पहली फिगर ऑफ स्पीच जो है वो है सिमिली। सिमिली को हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है किसी दो ऐसी चीज़ों का जो अनलाइक इन नेचर हैं। यानी उन दोनों चीज़ों की प्रकृति जो है, नेचर जो है, उसके बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, फिर भी हम उन दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइक एंड एज। यानी लाइक और एज की हेल्प से हम उन दो चीज़ का कंपैरिजन करते हैं। इसको इनडायरेक्ट कंपैरिजन कहते हैं और इसी को सिमिली कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज रोज़। यानी आप कह रहे हैं कि वो जो लड़की है वो उतनी ही खूबसूरत है जैसे कि एक रोज़ होता है। यानी आपने उस लड़की का कंपैरिजन उस रोज़ से किया। हालांकि लड़की और रोज़ का कोई आपस में कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपने एज की मदद से कहा कि वो लड़की गुलाब की तरह ही खूबसूरत है। तो एज का यूज़ हुआ, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। ही वॉक्स लाइक अ लायन। वो शेर के जैसे चलता है, वो शेर की तरह नहीं चलता, शेर के जैसे ही चलता है। तो यहाँ पे लाइक का आपने यूज़ किया। तो सिमिली के अंदर आप लाइक और एज का यूज़ करके इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। सिमिली के साथ ही आता है मेटाफर। मेटाफर को हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार। इसके अंदर डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। डायरेक्ट कंपैरिजन ऐसे होता है कि आप विदाउट द यूज़ ऑफ लाइक एंड एज, यानी लाइक और एज का यूज़ किए बगैर आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर देते हो किसी दो ऐसी चीज़ों का जिसका आपस में कोई लेना देना नहीं है। आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको इसमें इक्वल्स टू की फीलिंग आएगी। जैसे मैथ्स में होता है ना इक्वल्स टू, वैसी ही फीलिंग आएगी आपको इसमें। एग्जाम्पल से समझिए, शी इज़ अ ब्यूटीफुल रोज़। यानी वो एक खूबसूरत गुलाब है। आपने लड़की को खूबसूरत गुलाब बता दिया, यानी शी इज़ इक्वल्स टू ब्यूटीफुल रोज़। तो इसमें आपने डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया। आपने ना तो लाइक का यूज़ किया, ना यहाँ पे आपने एज का यूज़ किया, डायरेक्ट कंपैरिजन। देखिए, ही इज़ लायन। आपने ये नहीं कहा कि वो लायन की तरह है, आपने कहा कि वो लायन है, डायरेक्ट कंपैरिजन। द क्लासरूम वॉज जू। आपने कह दिया कि ये जो क्लासरूम है ये जू है, जू की तरह नहीं, जू ही है। तो ये मेटाफर का एग्जाम्पल है। द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। ये जो दुनिया है ये एक स्टेज है, स्टेज की तरह नहीं, स्टेज ही है। डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया आपने। इक्वल्स टू की फीलिंग आएगी। वर्ल्ड इज़ इक्वल्स टू स्टेज। ही हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन। यानी उसका दिल हार्ट ऑफ स्टोन। द क्लासरूम वॉज जू। क्लासरूम इक्वल्स टू जू। ही इज़ लायन। ही इक्वल्स टू लायन। तो मेजर डिफरेंस जो है ये सिमिली और मेटाफर के अंदर होता है। सिमिली के अंदर आप इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हो, यानी लाइक और एज की मदद से आप कंपैरिजन करते हो। लेकिन मेटाफर के अंदर आप डायरेक्ट कंपैरिजन करते हो
विदाउट द यूज़ ऑफ लाइक एंड एज। इसके बाद हम देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। यानी इसके अंदर आप किसी पर्सन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किसी लिविंग बीइंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो आप किसी नॉन लिविंग थिंग या किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को देने की कोशिश करते हो। यानी कोई ऐसी नॉन लिविंग थिंग है या कोई ऐसा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, उस चीज़ को आप कैरेक्टरिस्टिक्स देते हो किसी लिविंग चीज़ के या लिविंग बीइंग के, किसी पर्सन के। जैसा आप नाम से ही लगा, पर्सोनिफिकेशन यानी पर्सन, मानवीकरण उसका, उसको ह्यूमनाइज करना एक तरीके से। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, द सन स्माइल डाउन एट अस। द सन स्माइल डाउन एट अस यानी आप इसका लिटरल मीनिंग देखोगे तो आपको लगेगा कि सन ने हमारे ऊपर मुस्कुरा दिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है। इसका मतलब ये है कि उस दिन धूप निकली और आपको धूप मिली। उस दिन सन निकला और आपको धूप मिली। द सन स्माइल डाउन एट अस। तो ये जो स्माइल है, क्या सन स्माइल कर सकता है? ये जो स्माइलिंग है ये तो किसी पर्सन का, किसी लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आपने सन को स्माइल्ड करा दिया, एक पर्सोनिफिकेशन दे दिया, मानवीकरण कर दिया उसका, ह्यूमनाइज कर दिया उसको। तो यही नॉन लिविंग थिंग को आपने एक कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया लिविंग थिंग का। तो इसी को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज़। जो हवा थी वो फुसफुसाते हुए गई। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। हुआ क्या होगा कि जो ट्रीज़ वहाँ पर खड़े हैं, वहाँ से जब हवा गुजरी होगी तो पत्तियाँ हिली होंगी हवा के जाने से, तो कुछ सरसराहट की आवाज़ आई होगी। तो उसी को कवि ने सुंदर तरीके से कहा कि द विंड विस्पर्ड थ्रू ट्रीज़। तो ये जो विस्परिंग है ये कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग का, लेकिन आपने विंड को दे दिया। तो इसी को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, इसी को मानवीकरण अलंकार कहते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, द फ्लावर डांस्ड इन द ब्रीज। यानी फ्लावर डांस कर रहे थे ब्रीज के अंदर। ये भी एक पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। द टाइम वेट्स फॉर नो वन। टाइम वेटिंग तो एक पर्सन करता है, एक पर्सोनिफिक, कोई लिविंग थिंग ही तो वेट कर रही है। टाइम एक्टिंग लाइक अ पर्सन, यहाँ पे जो समय है वो एक व्यक्ति, एक पर्सन की तरह एक्ट कर रहा है कि टाइम वेट्स फॉर नो वन। द एंग्री स्टॉर्म पाउंडेड ऑन द डोर। द एंग्री स्टॉर्म यानी एक गुस्सैल तूफान मेरे दरवाजे पर दस्तक करने लगा। यानी आपने इसको तूफ़ान को एक आदमी की तरह बताया कि एक कोई एंग्री तूफ़ान मेरे दरवाजे पर आके दस्तक करने लगा। इसका मतलब ये थोड़ी है। इस कवि ये कहना चाहता है कि दरवाजे या खिड़की की आवाज़ इतनी हो रही थी कि जब उसने बाहर जाकर देखा तो उसे पता लगा कि बाहर आंधी तूफ़ान आया हुआ है, तो उसके दरवाजे और खिड़कियाँ ज़ोर ज़ोर से खड़क रहे थे। इसका मतलब ये है। तो कवि ने उसे क्या कहा है? द एंग्री स्टॉर्म पाउंडेड ऑन द डोर, यानी गुस्सैल तूफ़ान ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। तो इससे आप समझ सकते हो कि पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि आपने किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमनाइज कर दिया, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए किसी लिविंग थिंग के। इसके बाद हम देखते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला को हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार से ही आपको पता चल जाएगा इसका। हाइपरबोला यानी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताना, एग्जैजरेशन करना, ऑब्वियस एग्जैजरेशन करना। जैसे आपने सुना होगा कि टीचर कहती है कि आप मेरे से 1000 बार पूछोगे तो मैं आपको 1000 बार बता दूंगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि टीचर आपसे कह रही है कि आप मुझे 1000 बार पूछो और मैं 1000 बार आपको बताती ही रहूँगी बार बार। टीचर का कहने का मतलब ये है कि जितना मेरे से हो सकेगा उतनी मैं आपकी खुलकर मदद करूँगी। तो जब आप किसी भावना को, किसी फीलिंग को बताते हो, तो जब आप उसको जताओगे तो आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे जिसमें आप बढ़ा चढ़ा कर बताओगे। जैसे कोई लवर कहता है कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊँगा। उसका लिटरल मीनिंग ये थोड़ी है कि वो चांद तारे तोड़ कर ले आएगा। वो कहना ये चाहता है कि मैं आपसे प्यार इतना करता हूँ कि मैं आपके लिए। सॉरी दोस्तों, मेरी वीडियो अचानक रिकॉर्ड होना बंद हो गई थी, तो कंटिन्यू करते हैं। हाइपरबोला। हाइपरबोला यानी अतिशयोक्ति अलंकार।
इसके अंदर आप बढ़ा चढ़ा कर बताते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल से समझिए, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, यानी मैंने आपको 1000 बार बताया। क्या कोई मिलियन टाइम्स किसी को बताता है? नहीं। तो आप बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज़ को बताते हो। आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक घोड़े को ही खा जाऊँगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आप अपनी भूख को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हो। आपको भूख लगी होगी, कोई मना नहीं कर रहा उससे, लेकिन आप उसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो। आपको एक्सप्रेस करने का तरीका ऐसा है, क्योंकि भूख एक फीलिंग है। तो जब आप फीलिंग को किस तरीके से एक्सप्रेस करोगे? तो जब आप फीलिंग को एक्सप्रेस करते हो तो आप लिटरली उसको बढ़ा चढ़ा कर ही बताते हो। शी क्राइड अ रिवर, शी क्राइड अ रिवर, उसने नदियाँ बहाई रोते हुए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? कोई रोते हुए नदी बहा सकता है? लेकिन वो कवि या राइटर इससे कहना ये चाहता है कि वो इतनी दुखी थी कि जब वो रो रही थी, वो लिटरली उसको फील हो रहा था, वो रो रही थी, उसको हर्ट हुआ था। तो जब आप फीलिंग को एक्सप्रेस करते हो, आप नॉर्मली उसको बढ़ा चढ़ा कर ही बताओगे। तो इसी को हाइपरबोला कहते हैं, अतिशयोक्ति कहते हैं। इसमें आपको बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज़ को, जो पॉसिबल नहीं है, वैसी फीलिंग आएगी कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है। आई हैव टन्स ऑफ होमवर्क, यानी मेरे पास बहुत सारा होमवर्क है। टन्स ऑफ, इतना लोड है होमवर्क का, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अतिशयोक्ति से आप पता लगा लोगे कि अतिशयोक्ति का मतलब होता है ऑब्वियस एग्जैजरेशन, बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बताना। इसी को हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। इसके बाद है अगला अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी अलंकार जो है, अपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच जो है, इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला चीज़, इट एड्रेसेस, यानी ये संबोधित करता है, संबोधन करता है किसी को, किसी स्पेसिफिक चीज़ को कहता है। जैसे आप किसी लेटर लिखते हो ना, लेटर टू प्रिंसिपल, तो आप प्रिंसिपल को एड्रेस करते हो, टू द प्रिंसिपल। जैसे आप किसी कोई इवेंट होस्ट कर रहे हो तो आप कहते हो ना, टू ऑल द लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो ये क्या, इसको कहते हैं संबोधन करना, तो एड्रेस करना। अपोस्ट्रॉफी में आप किसी को एड्रेस करोगे, जब आप किसी कोई बात बोलोगे तो आप उनको एड्रेस करते हुए वो बात बोलोगे। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर एड्रेस किया जाता है। अब किन को एड्रेस किया जाता है वो आपको समझना है। टू दी डेड एज लिविंग, यानी जो चीज़ मर चुकी है आप उनको एज अ लिविंग एड्रेस करते हो। या टू दी एब्सेंट एज प्रेजेंट, यानी जो कोई वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, आप उसको, उससे बात इस तरीके से करते हो, उसको एड्रेस इस तरीके से करते हो जैसे कि वो आपके साथ प्रेजेंट है। और टू दी एनिमल, ऑब्जेक्ट और आइडियाज़ एज अ लिविंग पर्सन, यानी किसी जानवर को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी आइडिया को, किसी चीज़ को आप इस तरीके से एड्रेस करके बात करते हो जैसे कि वो कोई ज़िंदा चीज़ है, कोई लिविंग थिंग है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है अपोस्ट्रोफी के अंदर। सबसे पहले तो आप उसको एड्रेस करोगे, और किन को एड्रेस करोगे? जो कोई डेड है उसको लिविंग की तरह एड्रेस करोगे, जो एब्सेंट है उसको प्रेजेंट, और एनिमल, ऑब्जेक्ट या आइडिया को लिविंग पर्सन की तरह एड्रेस करोगे। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर वॉट यू आर। अब आप इसमें देखिए, सबसे पहले तो वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो है उससे बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? लिटिल स्टार से बात कर रहा है। क्या पूछ रहा है उससे? पूछ रहा है हाउ आई वंडर वॉट यू आर, मैं कैसे वंडर करूं कि तुम क्या हो। तो पहले तो उसने बात आपसे नहीं करी, स्टार से करी है। वो स्टार से पूछ रहा है कि आप क्या हो। अब आप खुद सोचो, क्या स्टार क्या है यहाँ पे? वो नॉन लिविंग थिंग है। क्या स्टार रिप्लाई करेगा उस आदमी को? कोई मतलब नहीं, स्टार को तो कोई लेना देना नहीं, स्टार कोई जिंदा चीज़ थोड़ी है। लेकिन जो पोएट है यहाँ पे, जो राइटर है, वो इस तरीके से बात कर रहा है जैसे वो अभी रिप्लाई दे देगा उसको, है ना। तो यही है, पहले तो वो एड्रेस कर रहा है, लिटिल स्टार जो है उसको एड्रेस करते हुए पूछ रहा है उससे कि हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो टू दी डेड एज लिविंग, डेड है उसको लिविंग की तरह ट्रीट कर उससे पूछ रहा है। तो यही होता है अपोस्ट्रॉफी। और देख लीजिए, ओ टाइम प्लीज़ स्लो डाउन। टाइम को उसने पहले एड्रेस किया, पहले उसने टाइम से
एड्रेस करते हुए पूछा, ओ टाइम थोड़ा धीमे चलो, प्लीज़ स्लो डाउन। ये पर्सोनिफिकेशन नहीं है। अगर ये पर्सोनिफिकेशन होता तो इसमें होता द टाइम शुड स्लो डाउन। उसमें एड्रेस नहीं किया जा रहा, उसमें कहा जा रहा है द टाइम शुड स्लो डाउन। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली एड्रेस किया जा रहा है कि ओ टाइम प्लीज़ स्लो डाउन। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि इसमें पहले एड्रेस किया जाएगा, फिर उसको एज अ ट्रीट किया जाएगा। और एग्जांपल देख लीजिए, ओ पार्डन मी द ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ। ओ मुझे माफ़ करना, ये दुखियारी अर्थ का जो ब्लीडिंग पीस है इस अर्थ का। तो पहले उसको संबोधित किया, पार्डन मी। वेलकम ओ लाइफ, पहले एड्रेस किया वेलकम ओ लाइफ। अब लाइफ से बात कर रहा है जैसे कोई वो जिंदा चीज़ हो। तो आपको समझ आ जाएगा इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे पहले एड्रेस किया जाता है और फिर उससे बात की जाती है। लेकिन या तो वो डेड होगा, या वो एब्सेंट होगा, या वो कोई एनिमल होगा, ऑब्जेक्ट होगा, या कोई आइडिया होगा। तो इसी को एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। इसके बाद अगली फिगर ऑफ स्पीच पे आते हैं, ऑक्सीमोरोन। ये भी काफ़ी एग्ज़ाम के अंदर ऑप्शंस के अंदर आता है। ऑक्सीमोरोन के अंदर दो ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को एक साथ प्लेस कर दिया जाता है, टुगेदर उनको लिखा जाता है। वो दोनों वर्ड्स एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे आपस में एक दूसरे को, लेकिन उनका साथ में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, बिटर स्वीट। वो बिटर भी है और स्वीट भी है, इसका यूज़ आपने एक साथ कर लिया। डिफाइनिंग साइलेंस। एक तो साइलेंस है, ऊपर से डिफाइनिंग है, ऐसा कैसे हो सकता है। लिविंग डेड, कैसा पॉसिबल है। डेड का ऑपोजिट लिविंग, लिविंग का ऑपोजिट डेड, लेकिन दोनों एक साथ यूज़ किए जा रहे हैं। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट, वो राज भी है और खुला हुआ भी है। तो ऐसा क्या राज है जो खुला हुआ है, यानी सबको पता तो है उस चीज़ के बारे में, लेकिन फिर भी कोई एक दूसरे से कह नहीं रहा है। तो इट्स एन ओपन सीक्रेट। आई एम क्लियरली कन्फ्यूज्ड। आई एम क्लियरली कन्फ्यूज्ड, यानी क्लियरली और कन्फ्यूज दोनों एक दूसरे में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, लेकिन यूज़ कर रहे हैं तो एक प्रॉपर सेंस बन रहा है कि आई एम क्लियरली कन्फ्यूज्ड। अलोन टुगेदर, सीरियसली फनी, दिस इज सीरियसली फनी। कॉन्ट्राडिक्टरी है, सीरियसली भी और फनी भी। ऑफुली गुड। तो जो दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, दो ऑपोजिट वर्ड हैं, उनको एक साथ प्लेस किया जाता है, इसी को ऑक्सीमोरोन कहते हैं। इसके बाद देख लेते हैं पन। पन को हिंदी में कहते हैं श्लेष अलंकार। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक वर्ड होता है, लेकिन उस वर्ड के दो या दो से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। वर्ड एक ही होगा, लेकिन उसके एक से ज़्यादा मीनिंग होंगे, उसी को पन कहते हैं, उसी को श्लेष अलंकार कहते हैं। इतना पूछा नहीं जाता है। इसके बाद देख लीजिए आयरनी और सार्केज़म। आयरनी और सार्केज़म क्या होता है। एक्सप्रेशन इन विच द राइटर स्पीकर सेज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट ही मीन्स टू बीइंग प्रोजेक्टेड। आयरनी और सार्केज़म में ये होता है कि जो राइटर है, जो स्पीकर है, वो कहता ऑपोजिट बात है, लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है। इसमें एक कटाक्ष वाली फीलिंग आती है, एक विटी फीलिंग आती है। सार्केज़म के अंदर एक कटाक्ष की फीलिंग आती है, एक है ना, आप किसी को पिंच करते हो, आप विटी रिप्लाई देते हो। और आयरनी के अंदर ऑपोजिट होता है, उसी के साथ वो हो जाता है जिसके साथ नहीं होना था, वो आयरनी होती है। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, अ पायलट इज़ स्केयर्ड ऑफ हाइट्स, यानी जो जहाज़ उड़ाता है उसी को हाइट से डर लगता है। तो कितनी आयरनी की बात है, उसको तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन उसी को डर लग रहा है। द प्लम्बर हाउस एज अ लीकिंग पाइप, यानी जो प्लम्बर है उसी के घर में लीकेज है। तो कितनी आयरनी की बात है। अ फायर स्टेशन गॉट बर्न्ड, बताओ वहीं पे आग लग गई जहाँ पे फायर स्टेशन था, कितनी आयरनी की बात है। मुझे भी हंसी आ रही है। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी चारों तरफ पानी है लेकिन कहीं भी सिंगल ड्रॉप नहीं है उसे पीने के लिए, कितनी आयरनी की बात है।
इट मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड, यानी इस दुनिया में नेक होना कितना क्रूअल्टी की बात है। क्योंकि अगर आप इस सेंटेंस को देखो तो कितना मीनिंगफुल सेंटेंस है कि इस दुनिया में काइंड होना सबसे क्रूअल चीज़ है जो आप कर सकते हो, क्योंकि आप सब आपका फ़ायदा उठाएंगे, सब आपको हर्ट करेंगे। तो इट मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड, तो कितनी आयरनी की बात है। तो आयरनी का मतलब ही यही होता है कि जिसके साथ नहीं होना था उसी के साथ हो जाए। और सार्केज़म में होता है कि एक विटी, एक कटाक्ष, स्पीकर कहना कुछ और चाहता है लेकिन कहता कुछ और है, और जो वो कहता है उससे क्लियर होता है कि वो कहना क्या चाहता है। इसी को सार्केज़म कहते हैं। अब देखते हैं ईडियम क्या होता है। ईडियम अगर आप वनडे एग्ज़ाम्स देते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ईडियम को मुहावरे कहते हैं। मुहावरों में जो शब्द कहे जाते हैं उनका लिटरल मीनिंग कुछ और होता है। अगर आप सिर्फ उन शब्दों पर जाओगे तो उनका मतलब कुछ और होगा मुहावरों के अंदर, लेकिन उसका असली मतलब कुछ होता है। जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अगर आप इसका लिटरल मीनिंग ढूंढने जाओगे तो आप ये कह रहे हो कि बंदर को क्या पता अदरक का स्वाद क्या होता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है, जो हिंदी बोलता है, जो हिंदी जानता है, जिसकी हिंदी भाषा मदर टंग है, वो सुनते ही समझ जाएगा कि आप एक कटाक्ष कर रहे हो, आप एक मुहावरा बोल रहे हो। आप कहना ये चाहते हो कि इस बेवकूफ़ को क्या पता इस चीज़ की कीमत क्या है ना। तो आप एक्चुअली में तो वो कहना चाहते हो, है ना। तो यही होता है कि आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हो उससे कुछ और ही मीनिंग निकल के आता है, इन्हीं को मुहावरे कहते हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर देखिए ब्रेक द आइस। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हथौड़ा लेके आइस को तोड़ने लग जाओ। उसका मतलब ये है कि कॉन्वर्जेसन को स्टार्ट करो। जो आपके बीच में और मेरे बीच में एक सन्नाटा है उसको तोड़ो, मैं ही कॉन्वर्जेसन स्टार्ट कर देता हूँ। आई विल ब्रेक द आइस। हिट द सैक, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सैक को लेके हिट करो। इसका मतलब ये है कि गो टू स्लीप। पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक का ये मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ पर एक केक है उसका टुकड़ा पड़ा है। अगर आप पीस ऑफ केक का यूज़ कर रहे हो सेंटेंस के अंदर तो आप ये कहना चाहते हो कि कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए बहुत आसान है, मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तो मुहावरे, इसको ईडियम कहते हैं। अब ओनोमेटोपिया, वैसे ये पूछा नहीं जाता है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि ओनोमेटोपिया के अंदर किसी ऐसे वर्ड का यूज़ किया जाता है जो किसी साउंड को, उसकी साउंड से आपको पता लग जाएगा कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हो। जैसे बैंग, अगर आपको बैंग लिखा हुआ दिख जाए तो आप समझ जाओगे किसी लाउड चीज़ की बात हो रही है, किसी चीज़ को हिट करने की बात हो रही है। अगर आप हिज तो आप समझ जाओगे कि स्नेक की आवाज़ होती है हिज। अगर लिखा है क्रैक्ड तो एक टाइप की आवाज़ है, आपको पता लग जाता है कि कुछ टूटा। तो इसी को ओनोमेटोपिया कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिपीटेशन के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादातर वहीं से आते हैं। अब हम 5 या 6 टाइप्स की जो रिपीटेशन होते हैं उनको पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा फिगर ऑफ स्पीच लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहली जो फिगर स्पीच है रिपीटेशन वाली, अब हम रिपीटेशन वाले पढ़ रहे हैं। उसमें है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार एलिट्रेशन को कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो सेंटेंस है आपका, आपकी जो पोएम है, जो आपका लिटरेरी टेक्स्ट है, उसके अंदर जो आपकी लाइन होगी उसके अंदर जो बिगिनिंग का वर्ड होगा, हर वर्ड के बिगिनिंग में आपको साउंड या अल्फ़ाबेट या कॉन्सोनेंट्स जो हैं उनकी रिपीटेशन दिखाई देगी। आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि एलिट्रेशन के अंदर सिर्फ वर्ड के बिगिनिंग में ही रिपीटेशन होती है, ना तो एंड में होती है ना मिडल में होती है। सिर्फ हर वर्ड के बिगिनिंग में रिपीटेशन होगी। एग्जाम्पल, द फरो फॉलोड फ्री, तो यानी फ की रिपीटेशन हो रही है, फ साउंड की रिपीटेशन हो रही है, और आपको देख के भी पता चल जाएगी कि एफ एफ एफ। पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, इसमें प की रिपीटेशन हो रही है। देख के ही आपको समझ आ जाएगा कि एलिट्रेशन है। बस ध्यान में आपको ये रखना है कि हर वर्ड के सिर्फ बिगिनिंग में
रिपीटेशन होगी। सी सेल्स बाय द सी शोर, अगेन एस की रिपीटेशन दिखाई पड़ रहा है। ध्यान रखना है बिगिनिंग में वाइल्ड विंड विस्पर, किसी साउंड की, अल्फ़ाबेट की या कॉन्सोनेंट की रिपीटेशन बिगिनिंग में लाइन के दिखे तो उसी को हम एलिट्रेशन कहते हैं। इसके बाद आता है एजोनेंस और कॉन्सोनेंस। एजोनेंस से आपको याद रखना है, एजोनेंस का मतलब होता है वॉवल्स की रिपीटेशन। वॉवल कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, 26 अल्फ़ाबेट होता है हमारे इंग्लिश में, उसमें से 5 ये वॉवल होते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर आपको किसी लिटरेरी टेक्स्ट में या पोएम में इनका रिपीटेशन दिख जाए तो आप समझ जाना ये एजोनेंस की बात हो रही है। इसमें मज़े की बात यह है कि ये कहीं पे भी रिपीटेशन हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ स्टार्टिंग में हो या एंड में हो, ये कहीं पे भी रिपीटेशन हो सकती है। जैसे इस वर्ड के अंदर ये मिडल में है और इस वर्ड के ये स्टार्टिंग में ही है, फिर इस वर्ड के ये मिडल में है। मैटर ये करता है कि आपको साउंड से पता लगाना है कि ए ई आई ओ यू, जैसे आर्टिकल्स के अंदर हम आर्टिकल में ए लगेगा कि एन लगेगा, ये साउंड से पता लगाते हैं ना, उसी प्रकार से आपको ये साउंड से पता लगाना है। डोज ओपन माउथेड, ये ओ की रिपीटेशन हो रही है, ओ वॉवल की रिपीटेशन हो रही है, तो एजोनेंस कहलाएगा। इसी का ऑपोजिट होता है कोजोनेंस। कोजोनेंस के अंदर कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं, भाई 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, 5 तो वोवल हो गए, बाकी 21 जो बचे वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जब कॉन्सोनेंट्स की रिपीटेशन हो जाए किसी लाइन के अंदर तो कोजोनेंस कहलाता है वो। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये कहीं भी रिपीटेशन हो सकती है। एलिट्रेशन के अंदर तो सिर्फ स्टार्टिंग में रिपीटेशन होगी, वर्ड की सिर्फ पहले उसमें। इसमें देखिए द लंप जंप्ड ओवर द डंप, तो यू की रिपीटेशन होती है। पीटर पैटर, बिटर बैटल, ठीक है। तो इससे आप समझ जाओगे कि कोजोनेंस है। क्या क्या पढ़ा आपने? एलिट्रेशन, एजोनेंस, कोजोनेंस। अब आप देखिए रिपीटेशन। रिपीटेशन के अंदर पूरी की पूरी लाइन या पूरा का पूरा वर्ड ही रिपीट हो जाता है। तो जब आपने तो खेल ही ख़त्म कर दिया, आपने पूरा का पूरा वर्ड ही रिपीट कर दिया, तो आप उसमें क्या देखोगे? आपको पता लग जाएगा कि रिपीटेशन है वो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो ये जो वर्ड है ट्विंकल ट्विंकल ये रिपीट हो गया। अलोन अलोन ऑल दी अलोन, तो अलोन वर्ड जो है यहाँ पे रिपीट हो गया, इसी को रिपीटेशन कहते हैं। यहाँ पे जो रिपीटेशन हो रहा है आपको ध्यान रखना है कि ये हॉरिजॉन्टल है, विद इन दी सेम लाइन है, इसको रिपीटेशन कहते हैं। इसके बाद हमारा एनाफोरा। एनाफोरा के अंदर एनाफोरा के अंदर भी रिपीटेशन होता है। इसके अंदर भी वर्ड का, किसी लाइन का या पूरे के पूरे फ्रेज़ का रिपीटेशन होता है, लेकिन वो रिपीटेशन वर्टिकल होता है। जैसे यहाँ पे 2 लाइन है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। तो ये 2 लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, लेकिन इन 2 लाइनों के अंदर लास्ट का वर्ड अमेंडा, लास्ट का वर्ड अमेंडा, तो अमेंडा रिपीट हो गया, तो ये वर्टिकल रिपीटेशन है। शुरू का वर्ड डोंट रिपीट हो गया, तो ये वर्टिकल रिपीटेशन का। जब वर्टिकल रिपीटेशन हो तो एनाफोरा, और जब विद इन दी सेम लाइन रिपीटेशन हो जाए तो उसको रिपीटेशन कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा। ये थे हमारे फिगर ऑफ स्पीच, जितने भी इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच थे मैंने बता दिए। अब आप हो सकता है जितने से जितने क्वेश्चन लगा सकते हो उतने क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। और एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको डीप में समझना है तो फिर आप किसी बुक से पढ़िए, ये सिर्फ 1 डे एग्ज़ाम्स के लिए है। थैंक यू वेरी मच।